का स्वागत है आपके साथ। मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सूबे के मुखिया और पूर्व मुखिया की। तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। योगी ने सहारनपुर में कहा है कि पहले नेता 12 बजे सोकर उठते थे, फिर मित्र मंडली से मुलाकात किया करते थे। पहले एक डिस्ट्रिक्ट एक माफिया होता था, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होता है। वैसे अखिलेश ठहरे अखिलेश कहते हैं ये काला चश्मा लगाने वाले जल्द सत्ता से बाहर होंगे। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं बनता है, विचार से योगी बनता है। इसका मतलब वो योगी नहीं है। टायर्ड रिटायर्ड के बाद योगी का अखिलेश पर नया अटैक। पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होता था, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होता है। अखिलेश का पलटवार। काला चश्मा पहनने वालों की जल्द होगी छुट्टी। जो लोग काला चश्मा लगा करके होली खेल रहे हैं, उनको जनता हटाने का काम करेगी। वैसे तो सूबे के मुखिया योगी पहुंचे थे सहारनपुर, जहां उन्होंने युवा उद्यमी विकास अभियान और ऋण योजना के तहत युवाओं को संबोधित किया। लेकिन योगी तो है योगी। उन्होंने पूर्व की सरकार को घेरते हुए सीधा निशाना अखिलेश यादव पर साधते हुए कहा कि पहले नेता 12 बजे सोकर उठते थे, फिर मित्र मंडली से मुलाकात करते थे। जवाब में अखिलेश यादव कहते हैं कि ये काला चश्मा पहनकर होली खेलने वालों की जल्द छुट्टी होने वाली है। जब प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो के उठेगा तो तब तो 12 बजे सो के उठेगा तो फिर उसको तैयार होने में 2 बज जाएंगे। फिर उसका पिकनिक का समय और अपनी मित्र मंडली के साथ समय व्यतीत करने का समय भी फिर उनका ऐसे ही गायब होता है। पूरे उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि जो लोग काला चश्मा लगा करके होली खेल रहे हैं, जो एकरंगी लोग हैं, उनको जनता हटाने का काम करेगी इस बार। योगी इतने पर ही नहीं रुके। वो कहते हैं कि पहले की सरकार की पहचान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया थी, हमारी सरकार की पहचान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। जवाब में अखिलेश यादव कहते हैं कि इनके पास मुद्दे नहीं है, ये केवल ध्यान भटकाने की कोशिश भर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और वैसे भी हमारे सीएम तो 30 मार खान हैं। पब्लिक तरसती रहती थी और उल्टे उनके गुर्गे प्रदेश को तबाह करते थे। हर जिले में उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दे दिया। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी 30 मार्खा हैं। 30 मार्खा में इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें 30 से बड़ा प्रेम है। ये बहुत सी चीजों पे पर्दा डालने के लिए स्टेटमेंट दिए जाते हैं, बहुत सी चीजों को छिपाने के लिए। शायद ही कोई मौका होता है जब योगी अखिलेश यादव पर चुटकी ना लेते हों, लिहाजा ये पहला मौका नहीं था। साल 2021 में भी योगी ने कहा था कि 12 बजे सोकर उठने वाले युवा नहीं, ये सब टायर्ड और रिटायर्ड हैं। देखते हैं योगी के ताजा अटैक पर अखिलेश की आर्मी क्या पलटवार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मायावती की कर लेते हैं। क्या बीएसपी खत्म होने वाली है? सवाल है, क्या बीएसपी के अस्तित्व को खतरा है? ये भी सवाल है। मायावती ने आज ये क्यों कहा है कि बीएसपी को खत्म करने की साजिश हो रही है? कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं? क्या अपने परिवार के हैं या ये लोग दूसरे दलों से हैं? स्पेशल रिपोर्ट। दुश्मनों के खिलाफ मायावती का हल्ला बोल। बीएसपी के खिलाफ किसने की साजिश? कौन खत्म करना चाहता है बीएसपी को? मायावती ने किस दल पर किया हमला? क्या बड़ा करने वाली हैं मायावती? जैसे ही सुबह खबर आई कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती मीडिया को संबोधित करेंगी, सवाल गूंजने लगे कि पिछले दिनों परिवार के खिलाफ सख्त फैसला लेने वाली मायावती क्या करने वाली हैं? क्या फिर कोई बड़ा फैसला करेंगी? खैर, मीडिया को संबोधित करते हुए मायावती ने दबे शब्दों में एक साजिश का जिक्र किया। साफ साफ कहा कि कुछ जातिवादी पार्टियां बीएसपी को खत्म करना चाहती हैं, ये साजिश कर रही हैं। सवाल है कि उनका इशारा किस दल की तरफ था? क्या उनका इशारा राहुल की तरफ था? पिछले दिनों राहुल गांधी ने बीएसपी और मायावती को लेकर बयान दिया था। सवाल ये भी कि क्या उनका इशारा बीजेपी की तरफ था या फिर सपा की तरफ? सभी जातिवादी व खासकर दलित विरोधी पार्टियां
किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को कमज़ोर व ख़त्म करने में लगी है। इसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीते जी भी इन्हीं जातिवादी पार्टियों ने इनके कारवां को किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके उसे कमज़ोर व ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया था, जिसे बाबा साहब ने व बाद में मान्यवर श्री कांशीराम जी ने भी इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया है। और अब मैं भी अपने बहुजन समाज के बलबूते पर इनके इस मंसूबे को किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दूंगी। कांशीराम जी ने नींव रखी जी सर, और बहन जी ने काम किया जी, ये तो मैं भी मानता हूँ। मगर एक सवाल है जी सर, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े जी सर, ये बात है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी, तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। मायावती इतने पर ही नहीं रुकी। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मेरी पार्टी के लोगों ने मेरा हर तरह से साथ दिया, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरा जिस तरह से साथ दिया उससे मुझे ताकत मिली है। मैं हर हाल में पार्टी के लिए खड़ी रहूंगी, पार्टी की राह में परिवार भी स्वीकार नहीं। एकमात्र उत्तराधिकारी व पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने पूरे तन मन धन से साथ देने का जो संकल्प लिया है, तो उसने पार्टी को मजबूती देने के लिए मेरे हिम्मत व हौसले को कई गुना और ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिसे मैं अभी तक की तरह आगे भी अपने जीते जी अपने व्यक्तिगत तथा भाई बहन व रिश्ते नातों आदि के स्वार्थ में कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगी। वैसे भी मेरे भाई बहन व अन्य रिश्ते नाते आदि मेरे लिए केवल बहुजन समाज का ही एक अंग है। मायावती ने एक बार फिर से उस दौर को याद किया जिसमें दलितों के खिलाफ शोषण होता था, जहां दलितों के साथ भयंकर भेदभाव किया जाता था। वो आगे कहती हैं कि समय के साथ हालात काफी बदले हैं, लेकिन काम करने की जरूरत है। बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से पहले यहाँ जातिवादी उच्च वर्गों के लोगों के सामने, यानी कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, खास तौर से दलित वर्ग के लोग, यहाँ जातिवादी उच्च वर्गों के लोगों के सामने ना तो चारपाई पर बैठ सकते थे और ना ही उनकी बराबर की कुर्सी पर भी बैठने की हिम्मत जुटा सकते थे। लेकिन सन 2007 में बीएसपी की अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद से ये सब अब काफी कुछ बदल गया है। पिछले दिनों जिस तरह से मायावती ने आकाश आनंद और परिवार के अन्य लोगों को पार्टी से बाहर निकाला था, उसके बाद से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने कई सवाल उठाए। कहा था, पता नहीं बहन जी ऐसा क्यों कर रही हैं। पिछले एक साल के अंदर जिस तरह के फैसले उनके द्वारा लिए गए कि पहले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने उसको हटाया, फिर दोबारा 2 महीने में, और हटाया भी ऐसे नहीं अप्रिप कह के, और फिर 2 महीने बाद बनाया, और अब फिर 1 साल के अंदर ही फिर से जो है 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, फिर से हटा दिया। तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात याद आती है जिसमें बाबा साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा। बसपा के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा है। बसपा अपने अंतर्विरोधों के कारण पतन की ओर है। चूंकि बसपा ने अपने सारे जनाधार वाले नेताओं को निकाल बाहर किया है और धरातल पे गायब हो चुकी है। यही कारण है बसपा पूरी तरीके से यूपी की सियासत से गायब हो गई है। ये बात सच है कि 1984 में बनी बीएसपी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। जिस पार्टी के अपने 22% से ज्यादा वोट हुआ करते थे, उसके पास महज 9% वोट रह गए हैं। दूसरा,
बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता रहा है। क्या मायावती इस बी टीम और परिवारवादी पार्टी होने के आरोपों को सिरे से खत्म करना चाहती हैं? जाहिर सी बात है, जवाब वक्त देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इंतजार करना होगा मायावती अगला हमला क्या करती है। खैर, आगे बढ़ते हैं, वक्फ बिल की बात कर लेते हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धरने का आयोजन किया था, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हुए। AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से बताया यह गया था कि इस धरने के तहत वो अपने एक्शन प्लान से मुसलमानों को रूबरू कराएंगे। तो धरने में AIMPLB की ओर से फैसला लिया गया कि वक्फ बिल के पास होने से पहले ही इसके खिलाफ देश के सभी प्रमुख शहरों में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन होगा और इस प्रदर्शन की शुरुआत बिहार की राजधानी पटना से होगी। उसके बाद आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रदर्शन किया जाएगा। मजेदार बात यह है कि इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी के सहयोगी दल JDU और TDP की सरकारें हैं। दावा हो रहा है कि देश के बाकी शहरों में प्रदर्शन किया जाएगा ताकि सरकार और उनके सहयोगी दलों पर दबाव बनाया जा सके। तर्क ये दिया जा रहा है कि ये बिल संसद में पास हो भी गया तो हम इसे वापस कराएंगे, ठीक किसान कानून की तरह, क्योंकि किसानों के लिए जब सरकार ने 3 कानून बनाए और किसान जब दिल्ली की सीमा पर 1 साल तक डटे रहे तो सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। खुद मोदी मीडिया के सामने आए थे, देश के सामने आए थे। यही तर्क दिया जा रहा है कि वैसे ही हम भी सरकार पर दबाव बनाएंगे, इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रिस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े 2 बड़े समुदायों में। इस समाजवादी पार्टी आखिरी सांस तक इस बिल के खिलाफत में लड़ेगी, आपको यकीन और भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं। बिल के इंट्रोडक्शन से लेके JPC से लेके जहां जहां तक ये बिल चला और जहां तक ये बिल जाएगा, चाहे संसद में दोबारा आए, चाहे न्यायालय तक जाना पड़े, हर स्तर पर समाजवादी पार्टी आपके हर फैसले के साथ मजबूती से खड़ी है। साथियों, हमारे नेता भी अखिलेश यादव जी को चाहे जितने भी झेलना पड़ेगा, लेकिन इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे। तो कुल मिला के मान के चलिए कि वक्फ संशोधन बिल पर बवाल लंबा चलेगा। आगे बढ़ते हैं, संजय सिंह की बात कर लेते हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह एक बार फिर से एंग्री यंग मैन की भूमिका में नजर आए और उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जेब काटने वाले औरंगजेब की बातें कर रहे हैं। सरकार का काम केवल जनता को मुद्दों से भटकाना है और खामखा का विवाद पैदा करना है। आप देश भर में नफरत फैलाने का काम करते हैं। आपका ध्यान देश की अर्थव्यवस्था पे नहीं, देश की बेरोजगारी पे नहीं, किसानों पे नहीं, महंगाई पर नहीं। आप दिन रात औरंगजेब 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 औरंगजेब, जनता कह रही है कट गई जेब, कट गई जेब, कट गई जेब, लोगों की जेब कट रही है। आप औरंगजेब 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 चिल्ला रहे हैं। अरे हिंदुस्तान की चिंता करो, हिंदुस्तान की चिंता करो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चिंता करो। गोडसे के रास्ते पर मत चलो, गोडसे के रास्ते से ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, गांधी के आदर्शों पर ये देश आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर औरंगजेब का विवाद अभी जिंदा है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने इफ्तार की दावत रखी। इस दौरान रोजा इफ्तार में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल हुए, जहां रोजा इफ्तार में कई मुस्लिम धर्मगुरु भी शामिल हुए थे। मौके पर सपा के विधायक और नेता मौजूद रहे। कि हम उस धर्म से, उस देश से आते हैं जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, जहाँ पर हर धर्म की, जो हमें धर्म टॉलरेंस सिखाता है। शायद हमारे भारत की संस्कृति यही है कि हमारे अंदर धैर्य है, टॉलरेंस है, और जो भी आया उसको अपना बना लिया या अपना बना करके उसको इस देश में शामिल कर दिया। ये हमारी सरकार 30 मार्का सरकार है। मरे कितने? 30। कमाया कितना नाव से? 30।
सरकार के खजाने में व्यापार कितना हुआ? 10 गुना 30 गुना 10,000 करोड़। 30 मार्का सरकार है। कौन किस पे आरोप लगा रहा है? एक अधिकारी आरोप लगा रहा अधिकारी पर, कार्रवाई किस पे हो रही है? एक बच्ची का अभी बलात्कार हो गया, अभी एक प्रोफेसर पकड़े गए, तो न जाने होली पे कितनी हत्याएं हुई हैं। डीएसपी का घर जल गया। तो अखिलेश यादव भले ही इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, वैसे इफ्तार सियासी हो गए हैं आजकल। आगे बढ़ते हैं, अयोध्या का जिक्र कर लेते हैं। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के निधन के बाद से अभी तक किसी नए मुख्य पुजारी को नियुक्ति नहीं मिली है। ऐसे में सभी के मन में ये सवाल चल रहा है कि इस पद पर किसे जगह दी जाएगी। नए मुख्य पुजारी की नियुक्ति को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि सत्येंद्र दास की उम्र और उनके कद का कोई व्यक्ति नहीं है, लिहाजा ये फैसला बहुत कठिन है। जाएगा या कैसे होगा? हमने पहले से ही 6 महीने पहले से ही सत्येंद्र दास जी से पूछ लिया था। अब कोई मुख्य पुजारी नहीं, सत्येंद्र दास जी की आयु का कोई नहीं है, सत्येंद्र दास जी के सम्मान का कोई नहीं है, और उन जैसा हनुमानगढ़ी का इतना पुराना महंत कोई नहीं है। 1993 से वो सेवा दे रहे थे, 100 रुपये महीना लिया करते थे। आज जितने हैं सबकी आयु एक जैसी है, सब जवान लोग हैं, उन जैसा विद्वान तो कोई नहीं है। इसलिए अब मुख्य पुजारी ये जरा अतिशयोक्ति हो जाएगी। धन्यवाद। तो राम मंदिर ट्रस्ट हालांकि इसको लेकर बड़ा फैसला लेगा, लेकिन ये बात सच है कि मुख्य पुजारी पर फैसला इतना आसान नहीं है। इसी बीच एक बड़ी खबर